स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 1 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए भी। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे फ्रेम हो सकते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने कहीं पर इन करंट अफेयर्स में से कुछ डाटा का इस्तेमाल करना है तो कहाँ और कैसे करना है, किस तरह से इफेक्टिव आंसर लिखा जा सकता है, वो सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। आज का सेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 1 सितंबर 2024 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। तो पहला जो समाचार है, शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, कलकत्ता में जब से फीमेल डॉक्टर के साथ में वो हॉरिबल रेप एंड मर्डर का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वर्क प्लेसेस पर, वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया है और उसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार और काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके बाद से एक्शन में आ गई हैं। तो ये जो जब से महिला सुरक्षा का मुद्दा निकल कर आया है वर्क प्लेसेस पर, उसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक काफी न्यूज में बना हुआ है, वो है सेक्सुअल हरासमेंट का। फीमेल का जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेसेस पर होता है, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है और इसके ऊपर भी काफी डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है। तो क्योंकि महिला सुरक्षा हो गया या फिर महिलाओं का जो हरासमेंट होता है, ये सारे मुद्दे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो काफी हाई चांसेस हैं यूपीएससी 2024 के मेंस में, 2025 के मेंस में, या फिर जो दूसरी स्टेट पीएससी की एग्जामिनेशन है उनके मेंस में भी इसमें कुछ ना कुछ आपसे लिखने के लिए जरूर आएगा। नहीं भी आए तो इंटरव्यू में इसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर ये न्यूज आपके काम आ सकती है। इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं और ये एक अच्छा एग्जाम्पल जो है निकल कर आएगा। आप जब महिलाओं के साथ में होने वाले हरासमेंट या फिर एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है, उनकी सेफ्टी को लेकर जो काफी इश्यूज वगैरह बन गए, उस पर जब आप लिखेंगे तो आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर कोट कर सकते हैं इस न्यूज को, एंड ये कहीं ना कहीं आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा फैच करवाने में हेल्प करेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के मेंस में और मेंस में भी जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक है वुमेन सेफ्टी का, उससे रिलेटेड ये न्यूज अपने बहुत काम की है। इस एस्पेक्ट से अपने को ये न्यूज पढ़नी है। अब समाचार ये है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जो महिलाएं हैं, उन्होंने 2022 में एक सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट तेलंगाना सरकार को सबमिट की गई थी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो किस एक्सटेंट तक ये प्रैक्टिस प्रिवेलिंग है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये एक्यूजेशंस लगे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो रिपीटेड ऑफेंडर्स के तौर पर निकल कर आए, इन सारी चीजों को स्टडी कर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई गई थी और तेलंगाना सरकार को 2022 में सबमिट की गई थी। वो रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं की गई है, तो उसके चलते अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की काफी सारी प्रोमिनेंट वुमेन आर्टिस्ट जो हैं, चाहे उसमें एक्टर्स हों, चाहे उसमें प्रोड्यूसर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, वो निकल कर आई हैं सामने और उन्होंने डिमांड करी है कि भाई ये जो रिपोर्ट 2022 में सबमिट की गई थी तेलंगाना सरकार को, इनको इसे पब्लिक करना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि 2022 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी, अब जाके 2024 में ये महिला आर्टिस्ट क्यों निकल कर आ रही हैं और इस रिपोर्ट को बाहर लाने की या पब्लिक में लाने की डिमांड क्यों कर रही हैं? उसकी वजह है, कुछ दिनों पहले जस्टिस हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। जस्टिस हेमा कमेटी के नाम से एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी केरला सरकार को। उसमें यह बताया गया था कि भाई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट या महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न है वो बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है एंड काफी बड़े लेवल पर यह प्रैक्टिस हो रही है। काफी नामी गिरामी स्टार्स और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स इसमें शामिल है। नाम तो ऑब्वियस सी बात है, किसी का पब्लिक नहीं किया गया, मगर काफी सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अब जब ये खबर निकल कर आई तो फिर पूरे के पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एकदम तहलका समझ गया एंड उसके बाद फिर केरला की जो सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है इसके लिए, जो इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही है, सारी चीजें हो रही हैं। तो जब से ये रिपोर्ट निकल कर आई है, जब से जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है और उसने जैसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, तो उसके बाद में इन महिलाओं को थोड़ी हिम्मत मिली है और इन्होंने भी फिर एग्जैक्टली यही डिमांड करी है। काफी सारी लीडिंग आपकी वुमेन एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने
उन्होंने ये डिमांड करी है तेलंगाना सरकार से कि एग्जैक्टली इसी तरीके की एक रिपोर्ट 2 साल पहले 2022 में आपके पास भी सबमिट की गई थी। उसमें भी यही विषय था कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट होता है या नहीं होता, होता है तो फिर कितना प्रीवेलेंट है, कौन वो बड़े नाम है, कौन सी वो बिग फिशेस हैं जो इसमें शामिल है, ये सारी चीजें डिटेल में बताते हुए एक रिपोर्ट आपके पास भी सबमिट की गई थी, आपने उसे रिलीज ही नहीं किया है। और अब ये जो केस यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है उसके बाद इनको हिम्मत मिली है, तो फिर फाइनली ये लोग अब ये डिमांड कर रही हैं कि इस रिपोर्ट को आप भी रिलीज करिए और फिर आगे जो भी कार्यवाही बनती है उसके बाद में करिए। जिन भी लोगों का नाम निकल कर आ रहा है एंड जो भी लोग इसमें शामिल है, फिर उन सबके खिलाफ जो भी बनता है वो फिर आपने करना चाहिए, इनका ये कहना है। आर्ग्यूमेंट यह है कि एक बार जब ये रिपोर्ट पब्लिक में आएगी तो दो चीजें होंगी, सरकार भी जो है उसके बाद में मुंह नहीं छुपा सकती, उसमें जो भी एलिगेशंस लगाए गए, उसमें जो भी बातें बताई गई होंगी, एलिगेशंस लगाए गए होंगे तो गलत बात हो जाएगी, रिपोर्ट में जो भी बातें कही गई होंगी, जो भी तथ्यात्मक बातें कही गई होंगी, उन सब बातों को लेकर फिर अब सरकार भी मुंह नहीं मोड़ पाएगी। पब्लिक में एक बार आ जाएगा तो सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, और साथ ही साथ पब्लिक में जब एक बार आ जाएगा तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं इन पर भी दबाव बनेगा कि भाई आप दोनों ने, सरकार ने भी अपने लेवल पर कानून बनाने पड़ेंगे, फिल्म इंडस्ट्री वाले में भी, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं इन पर भी दबाव बनेगा कि आप पॉलिसीज बनाइए, आप अपने नियम कायदे बनाइए ताकि महिलाओं के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बनकर तैयार हो सके। ये आर्ग्यूमेंट इनके द्वारा दिया जा रहा है, वाजिब आर्ग्यूमेंट है। 2022 में अगर एक रिपोर्ट आई, 2024 तक अगर वो रिपोर्ट जो है अभी रिलीज नहीं की गई, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आपका सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के ऊपर एक कमेटी की रिपोर्ट आती है, उससे पूरे स्टेट में तहलका मचता है, उसके बाद इन महिलाओं को ये हिम्मत मिलती है कि भाई इस तरीके की डिमांड की जाए, तो कहीं ना कहीं ये सही बात है, इनका आर्ग्यूमेंट सही है कि अब जब ये रिपोर्ट पब्लिक होगी, ये रिपोर्ट जब भी पब्लिक होगी इसमें फिर जिन जिन लोगों के एक तो नाम आएंगे उनके खिलाफ कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो सकेगा। ऐसे कोई इंडिविजुअल उन बड़े नामों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर दे तो, या कोई एलिगेशन लगा दे, तो एक तो कोई कार्रवाई नहीं होती, प्लस उसका करियर खत्म होने के चांसेस, जिसने भी इस तरीके के एलिगेशंस लगाए वो काफी बड़े लेवल वो बन जाता है, काफी बड़े लेवल पर ये हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अब इसका करियर खत्म है, तो एक तो इस चीज से बचा जा सकता है। दूसरा यह है कि फिर सरकार और इंडस्ट्री दोनों को जो है अल्टीमेटली नियम कानून सख्त करना पड़ेंगे, अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में आपने चेंजेस करना पड़ेंगे, परिवर्तन करना पड़ेंगे, और इसी तरीके से जो है महिलाओं की सुरक्षा एंड उनकी डिग्निटी जो है उसका ध्यान रखा जा सकेगा, सेफ्टी भी जो है उससे रिलेटेड भी नियम कानून बनाए जाएंगे, और सेक्सुअल हरासमेंट ना हो सके, किसी तरीके का कोई यौन उत्पीड़न ना हो सके, इसका भी फिर जो है यहां से ध्यान रखा जा सकता है। अब ये जो रिपोर्ट है 2022 में जो सबमिट हुई थी, ये बनाई क्यों गई थी, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, तो आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ जाएगा कि खेल चल क्या रहा है। तो बैक स्टोरी यह है, 2018 में एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है श्री रेड्डी। श्री रेड्डी ने उस टाइम पीरियड पे मीटू मूवमेंट चल रहा था, उसमें मीटू मूवमेंट में उन्होंने कुछ बड़े लोगों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए थे। अब जब ये सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगाए और काफी सारी चीजें हुई, तो फाइनली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट कितना प्रीवेलेंट है, कितना प्रीवेलेंट नहीं है, इन सारी बातों को लेकर एक स्टडी की गई थी। अब ये रिपोर्ट जो है 2022 में सबमिट हो गई, मगर जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि सरकार ने इसको पब्लिक नहीं किया। एंड इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि श्री रेड्डी जो थी, इनको शेम किया गया पब्लिकली, इनको बोला गया कि ये तो भाई हैबिचुअली ऐसी हैं, ये तो हर किसी पे आरोप लगा देती हैं वगैरह वगैरह, और इनको जो है बदनाम करने के बाद में, इनको शेम करने के बाद में मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने बैन कर दिया कि अब इनको हम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं देंगे। तो जिस महिला ने ये एलिगेशंस लगाए थे, अब यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोई बड़ी मछली जो है शामिल है जिसका तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर प्रभाव है, उसने उठा के उस एक्ट्रेस को आपका जो फिल्म इंडस्ट्री है उसी से बैन करवा दिया कि अब तुम काम कर लो यहाँ पर, तुमने भाई एलिगेशंस कैसे लगा दिए। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, और बहुत ज्यादातर महिलाएं इसीलिए डरती हैं, इसीलिए आवाज नहीं उठाती कि भाई उनका करियर ही खत्म हो जाएगा। लोग इतने पावरफुल हैं कि फिर वो उनके खिलाफ जिस तरीके के रिवेंज में काम करेंगे, उससे उन महिलाओं का फिर को काम मिलना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे श्री रेड्डी को बैन करवा दिया गया, वैसे किसी और के साथ में भी किया जा सकता है। तो इन सारी बातों के चलते ये काफी महिलाएं जो है वो निकल कर बाहर नहीं आती, मगर जब से जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके बाद में जो हिम्मत इनको मिली है, उसके चलते जब से बाहर आई हैं, तो फिर ये डिमांड अब जोर पकड़ रही है, और आज नहीं तो कल तेलंगाना की सरकार को ये रिपोर्ट पब्लिक करना पड़ेगी, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक रास्ता भी खुलता है जिससे कि एक सेफर इन्वायरमेंट इस पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएट किया जा सकता है। एंड मेरे हिसाब से इस तरीके की स्टडीज दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी होनी चाहिए, टेलीविजन इंडस्ट्री में भी होनी चाहिए, लगभग हर एक जो इंडस्ट्री है जिसमें महिलाओं का वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन है, हर जगह पर इस तरीके की स्टडीज वगैरह कर
फीमेल सेफ्टी एज वेल एज फीमेल सेक्सुअल हरासमेंट ना हो सके, इसके रिस्पेक्ट में जो भी कानून बनाए जा सकते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं, वो फ्रेम किए जाने चाहिए। तो ये तो अपनी पूरी न्यूज हो गई। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं या किस तरीके के बन सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू क्रिएट होता है, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ये जो निकल कर आई है, मैंने इसके पहले भी कुछ करंट अफेयर्स में कवर किया है, जो पहली बार मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। यहां से एक एमसीक्यू तो यही बन सकता है कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है या फिर किस चीज से रिलेटेड है। तो जवाब हो जाएगा केरला से रिलेटेड है, या यूं बोलना चाहिए कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा ये बन सकता है कि रिसेंटली भाई केरला फिल्म इंडस्ट्री या फिर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के रिस्पेक्ट में, उस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो जवाब हो जाएगा जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो जवाब हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। याद रखिएगा, फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज कर सकते हैं, मलयालम की जगह तमिल कर सकते हैं, तमिल की जगह तेलुगु कर सकते हैं, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है। तो तीन क्वेश्चंस तो यही बनते हैं जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया है। इसके बाद में अब मेंस में अगर कहीं पे लिखने के लिए आता है तो फीमेल सेफ्टी पर आप एक तो ये जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट का एक उदाहरण दे सकते हैं कि महिलाओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री जैसा एनवायरनमेंट कितना ज्यादा अनसेफ है। तो दूसरे एनवायरनमेंट जो इतना लाइन जो दूसरे जो आपके फिर प्रोफेशंस हैं जो इतना न्यूज में नहीं रहते, फिर वहां पर क्या स्थिति होगी। एक तो ये। दूसरा फिर इन महिलाओं के द्वारा ये जो ये आपका तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस हैं, इनके द्वारा ये जो डिमांड उठाई गई है, इसको भी आप कोट कर सकते हैं। और तीसरा श्री रेड्डी का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कि श्री रेड्डी ने 2018 में ये एलिगेशन लगाया था, उसके बाद में रिपोर्ट बनाई गई, सबमिट हो गई, तो एक तो रिपोर्ट बाहर नहीं आई, दूसरा इस एक्ट्रेस को ही उठाकर बैन कर दिया गया आपका फिल्म इंडस्ट्री से, और अब इनको वहां पे काम वगैरह नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है बताती हैं कि क्यों महिलाएं फिर डरती हैं, क्यों बाहर निकल कर नहीं आती, एंड क्यों फिर इसके चलते उनका जो है एक कंसिस्टेंट या फिर एक परसिस्टेंट जो है हरासमेंट होता रहता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है आपने काम करने की जरूरत है, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। इस तरीके से आप कोट कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल वहां पर आप दे सकते हैं, और एक अच्छा आंसर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये अपनी पहली न्यूज हो गई। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। Cyclones and heavy rains expected in September. With La Nina or cooling of Central Pacific Ocean getting more intense in September, Indian Meteorological Department has forecasted following. मतलब ये कि सितंबर के महीने में एक तो काफी बड़ी मात्रा में चक्रवात या साइक्लोन्स भारत में आ सकते हैं, और दूसरा सितंबर में जनरली जितना बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश इस साल सितंबर के महीने में देखने के लिए मिलेगी। ऐसी भविष्यवाणी या फिर ऐसा फोरकास्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। अब आईएमडी ने ये फोरकास्ट इसलिए किया है क्योंकि एक फेनोमेनन होता है जिसका नाम है ला नीना, इसको हम लोग ला नीना बोलते हैं। इसमें जो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो एकदम से कम होने लगता है। मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा तब ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आपका पैसिफिक ओशियन का जो बीच का पार्ट है या फिर सेंट्रल पार्ट है, उस पे जो सरफेस है, ओशियन की जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर जब एकदम से कम होना शुरू हो जाए, एकदम से उसका टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली जितना उसका एवरेज टेम्परेचर रहता है उससे ज्यादा ड्रॉप हो जाए, तो इस फेनोमेनन को बोला जाता है ला नीना। ला नीना जब जब होता है तो उसके चलते भारत में मॉनसून की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, प्लस साथ ही साथ जो दूसरे फेनोमेनन्स हैं, साइक्लोन का फॉर्मेशन वगैरह, वो भी काफी तेजी पकड़ता है, और ज्यादा मात्रा में साइक्लोन्स कंपैरेटिवली अगर ला नीना नहीं हो रहा होता तब जितने साइक्लोन्स भारत में आते हैं उसकी अपेक्षा ज्यादा साइक्लोन्स या ज्यादा चक्रवात भारत में जो है आते हैं या फिर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना यह है ला नीना फेनोमेनन या फिर सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के ठंडा होने के चलते सितंबर के महीने में दो तीन चीजें होंगी। एक तो नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों में भयंकर हैवी रेन्स होने वाली हैं। इस तरीके की हैवी रेन्स जनरली सितंबर के महीने में एक्सपेक्ट नहीं की जाती, मगर ला नीना के चलते इस बार नॉर्थ के इलाकों में हैवी रेन्स होंगी। और दूसरा, बे ऑफ बंगाल में जितनी नॉर्मल साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है उससे ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी। दूसरे शब्दों में ज्यादा चक्रवात बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में बनेंगे और भारत की तट से टकराएंगे। तीसरा, जितना बारिश सितंबर के महीने में होती है उससे 9% ज्यादा बारिश हमको इस महीने देखने को मिलेगी। अब 9% एक बार को सोच के लगता है कि 9% में क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर ये 9% बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। जहां जहां पर
हैवी रेन्स होंगी वहां पर ये 9% जिंदगी और मौत का फर्क क्रिएट कर सकता है, इतना बड़ा डिफरेंस ये लेकर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मानसून की बारिश अब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कह दिया कि नॉर्थ इंडिया के इलाकों में जो है बहुत हैवी रेन्स होनी है तो फिर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में एक साथ इकट्ठी जो हैवी रेन्स होंगी, ऐसा भी नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा 9% है पूरे नॉर्थ इंडिया के इलाकों पे यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं कि पूरा बराबर बराबर एक जगह पानी बरस रहा हो, ऐसा भी नहीं होने वाला है। कुछ सर्टेन इलाके होते हैं जहां पर बारिश होगी, कुछ सर्टेन इलाके होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, और कुछ सर्टेन इलाके होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ही बारिश होगी। तो इसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका जो मानसून है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश की वो इवनली नहीं है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मानसून का महीना आ गया तो पूरे के पूरे देश में कंटिन्यूअसली 4 महीने लगातार बारिश होगी, या फिर अगर जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो रही होगी, और उसी वक्त राजस्थान में भी बारिश हो रही होगी, और उसी वक्त छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही होगी। ऐसा नहीं है, मानसून में भी एक वक्त में कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे देश में मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है, और इसी के चलते कुछ इलाकों में कंपैरेटिवली ज्यादा बारिश होती है और कुछ इलाकों में उतनी ज्यादा बारिश हमको देखने के लिए नहीं मिलती। तो क्योंकि ये 9% ज्यादा रेन होने वाला है सितंबर के महीने में, नॉर्थ के इलाकों में ये बारिश बरसने वाली है, और क्योंकि आपका जो मानसून है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज्यादा गिरता है कहीं पर कम गिरता है, तो इसके चलते कुछ राजस्थान के इलाके, उत्तराखंड के कुछ पर्टिकुलर इलाके और दिल्ली और उसके आसपास का जो पोर्शन है, यहां पर सबसे ज्यादा हैवी रेन्स एक्सपेक्टेड है। और जब यहां पे बारिश होगी तो उसका जो है या फिर ये जो एक्स्ट्रा बारिश जो होने वाली है उसका जो भी आपका इम्पैक्ट है वो इन पर्टिकुलर राज्यों के उन सर्टेन इलाकों में आएगा जहां पर ये एक्स्ट्रा रेन बरसने वाला है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं इसके पीछे जो फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ला नीना। तो थोड़ा सा ला नीना के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है, मगर उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपका जब ला नीना का मतलब क्या होता है, तो ला नीना का मतलब होता है जब सेंट्रल पैसिफिक ओशियन एकदम से उसकी जब सडन कूलिंग होती है तो ये फेनोमेनल ला नीना कहलाता है। जब ला नीना आता है तब क्या होता है, तब भारत में मानसून की बारिश जो है जितना जनरली होती है उससे ज्यादा बारिश हमको देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि क्या भारत में जो मानसून है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जवाब है नहीं, भारत में मानसून इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर वाटर सरप्लस है, कहीं पर वाटर डेफिसिट है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जरूरत से ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर उतनी ज्यादा बारिश हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। एंड लास्टली इस साल मानसून की बारिश कैसी रही है, तो मानसून की बारिश आपका जितना एवरेज है उससे ज्यादा रही है, जितना एवरेज बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश हमको देखने को मिली। वजह, इसकी वजह है जितना अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेड था बारिश होगी, जितना फोरकास्ट किया गया था उससे लगभग 30-35% ज्यादा बारिश हुई है, और सितंबर के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए फोरकास्ट ये किया गया है कि उससे 9% ज्यादा बारिश होगी। हो सकता है ये 9% आगे बढ़ के 19% भी हो जाए, यू कैन नेवर से एनीथिंग श्योरली अबाउट दैट। अब बात करते हैं ये ला नीना का फेनोमेनन क्या होता है। ये अपने लिए ज्यादा काम का है, क्वेश्चन आया तो इसके चांसेस ज्यादा है कि ला नीना क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये समझाने के लिए मैं आपको एक फेनोमेनन और समझाता हूं जिसका नाम है अल नीनो, तब आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये है लैटिन अमेरिका। इस तरफ से अगर हम इधर आना शुरू करेंगे तो पहले ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर जापान आएगा, और फिर चाइना, इंडो चाइना, और उसके बाद में हम लोग यहाँ इंडिया में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंडो चाइना वगैरह है, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये जो ओशियन, ये जब हम लोग इधर आते हैं तो लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में के पहले ये बीच में जो पूरा वाटर बॉडी पड़ रहा है इसको बोला जाता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, लगभग धरती का 1/3 इलाका जो है ये कवर करता है। आपको दिख भी रहा है कितना बड़ा है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये लैटिन अमेरिका हो गया, और यहां से जब हम लोग चलना शुरू करेंगे तो ऐसे कर यहाँ पे पहुंचेंगे तो एशिया में, उसके बीच में जो सारा वाटर है ये आपका पैसिफिक ओशियन है। अब पैसिफिक ओशियन यहाँ पे ये अपना लैटिन अमेरिका आ गया। लैटिन अमेरिका में ये जो एक पर्टिकुलर तट है, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है पेरू। पेरू में दिसंबर के आसपास में ये देखा गया है कि जनरली
यहाँ से जो वाटर करंट्स चलते हैं वो कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ से समुद्र में जो पानी फ्लो करता है, यहाँ से समुद्र में जो लहरें बनती हैं, जनरली उनका टेम्परेचर पैसिफिक ओशियन के एवरेज टेम्परेचर से कम होता है। जनरली ये देखा गया दिसंबर के महीने में पेरू में, ये पेरू के तट से कोल्ड वाटर करंट्स फ्लो करती हैं। मगर 5 से 7 साल में एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होता है कि दिसंबर के आसपास पेरू में कोल्ड वाटर करंट्स की जगह पे वार्म वाटर करंट्स चलना शुरू हो जाती है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि पानी उबलने लगा है यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि पैसिफिक का जितना एवरेज टेम्परेचर है, अब यहाँ से बहने वाले वाटर का या फिर यहाँ से बहने वाली वाटर वेव्स का जो एवरेज उसका जो टेम्परेचर है वो एवरेज पैसिफिक के टेम्परेचर से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग ये बोलते हैं हर 5 से 7 साल में चीज होती है कि वार्म वाटर करंट जो है यहाँ पे पेरू के आसपास फ्लो कर रहे हैं। जब जब ये चीज होती है तब तब ये देखा गया है कि पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर है, पैसिफिक ओशियन का जो एवरेज का जो टेम्परेचर है वो इसके एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। पैसिफिक का जो ये वाटर की सरफेस है उसका की वैल्यू उसके एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा हो जाती है। और जब जब ये चीज होती है तब तब ये देखा गया है कि भारत में मानसून बहुत या लेट आता है और उतना ज्यादा मात्रा में नहीं आता जितना मात्रा में आना चाहिए। जितना तगड़ा अल नीनो आता है, ये जो पूरा का पूरा फेनोमेनन है इसको बोला जाता है अल नीनो। ठीक है जी, इसे अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो का मतलब क्या हो गया, पेरू के कोस्ट पे हर 5 से 7 साल में ये देखा जाता है कि आपका वहां पे जो ठंडी वाटर करंट्स बहती हैं उसकी जगह पे वार्म वाटर करंट्स बहने लगी। और ये वार्म वाटर करंट जिस जिस साल बहती हैं तो जितना ज्यादा इनका एवरेज टेम्परेचर, पैसिफिक का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे जितना ज्यादा इनका टेम्परेचर रहेगा, जनरली पैसिफिक की हीटिंग भी उतनी ज्यादा होती है और उस साल भारत में मानसून अच्छा नहीं आता या मानसून फेल हो जाता है। कई बार मानसून में उतनी बारिश नहीं होती। ये फेनोमेनन होता है अल नीनो। इसी का उल्टा एक फेनोमेनन होता है जिसे बोला जाता है ला नीना। ला नीना में यह होता है कि कई बार पैसिफिक जो है इसका एवरेज टेम्परेचर जितना होना चाहिए वाटर उस का टेम्परेचर उससे कम हो जाता है। जब जब ये फेनोमेनन देखने को मिलता है तब तब होता यह है कि आपका जो मानसून है वो एवरेज से ज्यादा आता है। तब भारत में जितनी जनरली मानसून में बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है। इस साल क्योंकि ला नीना का फेनोमेनन बन गया है उसके चलते सारा खेल हो रहा है, अब ज्यादा मात्रा में बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये जो है ला नीना का फेनोमेनन है, ये अपने को ध्यान रखना है कि पैसिफिक ओशियन वो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है जिसमें अल नीनो का इंपैक्ट भी देखने को मिलता है और इसी में ला नीना का इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। अल नीनो जब जब आता है तब तब भारत में मानसून खराब हो जाता है और ला नीना जब जब आता है तब तब भारत में मानसून एवरेज से ज्यादा आता है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो अल नीनो और ला नीना के बारे में अपने को याद रखना है। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस बनकर तैयार हो सकते हैं। अल नीनो जब होता है तब क्या आता है, मानसून एवरेज से कम आता है, हो सकता है फेल भी हो जाए। और ऐसी कंडीशन में अपन कई बार वो पढ़ते हैं ना कि मानसून फेल हो गया, सूखा पड़ गया, वो वाली स्थिति बन जाती है। और अगर ला नीना आ जाता है तो जनरली आपके यहाँ बारिश जितना होनी चाहिए उससे ज्यादा बारिश अच्छी होती है, तो फसल के लिए फायदेमंद होता है। तो ये अपना अल नीनो और ला नीना का फेनोमेनन है, ये अपने को ध्यान रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार यह है कि साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसका नाम है लाओस। वहां पर 47 हिंदुस्तानियों को बंधक बना के रखा गया था और उनसे साइबर स्कैम सेंटर्स में काम करवाया जा रहा था, तो वहां से इनको छुड़वाया गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं तो आपको ये समाचार ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखें, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम लोग इंग्लिश के ऊपर काफी एम्फेसिस करते हैं। चाहे स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करवाई जाए, चाहे सीबीएसई में करवाई जाए, चाहे आईसीएसई में करवाई जाए, हिंदुस्तानी इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं। अब कितना अच्छा कितना बुरा सीखते हैं वो एक अलग बात है, मगर कंपैरेटिवली हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं इन सब की अपेक्षा हिंदुस्तानी कंपैरेटिवली अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए ये 47 जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी थे इनको नौकरी का झांसा देकर लाओस बुलाया गया। यहां पर फिर इनको इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और इनको मजबूर किया गया इस तरीके के साइबर स्कैम सेंटर्स में काम करने के लिए जहां पर इनसे साइबर फ्रॉड करवाया गया। साइबर फ्रॉड में अलग अलग देश जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है या फिर एक प्रोमिनेंट भाषा के तौर पर, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती है, इन लोगों से कॉल लगवाए गए। वहां पर फिर इनसे स्कैम कॉल्स करवाए गए और स्कैम करवाने की कोशिश करवाई गई। अब ये पूरी की पूरी चीज चल रही थी, ये हिंदुस्तानी जो यहाँ पे फंस गए थे ये निकल कर भी नहीं आ सकते थे। अब जैसे तैसे इन्होंने फेसबुक के माध्यम से या जिस भी माध्यम से इन्होंने कांटेक्ट किया अपने जानने पहचानने वालों से और उनकी मदद से फिर फाइनली अथॉरिटीज को बताया गया। अब उन अथॉरिटीज के एक्शन के चलते उन्होंने फिर लाओस की अथॉरिटी से कांटेक्ट किया होगा और उन सब के चलते इन 47 हिंदुस्तानियों को यहां से रेस्क्यू किया गया। लाओस में एक बोकियो प्रोविंस है,
उस बोकियो प्रोविंस में एक गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर इनको कैद करके रखा गया था और वहां पर इन स्कैम सेंटर्स में इनसे काम मजबूरी में करवाया जा रहा था। तो फाइनली जो है इन लोगों को यहाँ से अब रेस्क्यू करवाया गया। अब ये जो पूरी न्यूज है आप लोगों के साथ में शेयर करने की, इसकी वजह यह है कि सारी बातों के चलते साइबर फ्रॉड और लाओस, ये दो चीजें खबरों में आ गई हैं। अब साइबर फ्रॉड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया तो फिर वो मेंस में लिखने के लिए आएगा, वहां पर आप इसको कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से कई बार ये जो हमारी इंग्लिश बोलने की स्किल है इसका इस्तेमाल कर कर लोग जो है साइबर फ्रॉड करने के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं। लाओस का एग्जांपल दिया जा सकता है। तो इसका एक आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर विदेशों में कहीं नौकरी मिली है तो आपने क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए कि भाई ऑथेंटिक है या नहीं, नहीं तो फिर इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। एक तो ये, दूसरा क्योंकि लाओस में ये घटना घटी थी तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाओस के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं कि लाओस कहां पर है, क्या लोकेशन है, क्या कैपिटल है। तो थोड़ा सा हम लोग लाओस के बारे में बात करेंगे, मगर क्यों करना जरूरी था वो समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपका ये भी हम लोग देखेंगे क्या वजह, ये पर्टिकुलर न्यूज है। एक दो क्वेश्चंस यहां से और बनते हैं कि ये बोकियो प्रोविंस कहां पर है जो हाल फिलहाल न्यूज में थी, तो ध्यान रखना है लाओस में थी। चले तो लाओस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। Laos, it is located in the Indo-Chinese Peninsula in Southeast Asia. It is the only landlocked country in Southeast Asia. तो लाओस एक देश है जो इंडो चाइनीज पेनिनसुला में साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड। ये साउथ ईस्ट एशिया में ये इंडो चाइनीज पेनिनसुला कहाँ पड़ता है पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा इलाका आपको देखने को मिल रहा है इसे बोला जाता है इंडो चाइनीज पेनिनसुला। ठीक है जी, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये पूरा जो आपका पेनिनसुला है इसको इंडो चाइना या फिर इंडो चाइनीज पेनिनसुला बोला जाता है। यहाँ पर म्यांमार भी है, यहाँ पर आपका थाईलैंड भी पड़ता है, वियतनाम भी आता है और यहीं पर लाओस भी है। लाओस कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा इंडो चाइना है। ये इसके एक तरफ में थाईलैंड है, एक तरफ में कंबोडिया है, ऊपर की तरफ में वियतनाम है, यहाँ पे इसकी बॉर्डर चाइना से भी लगती है। उसके बीच में ये जो लैंडलॉक कंट्री ऑरेंज कलर से आपको देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है लाओस। तो लाओस एक इंडो चाइना का, साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडो चाइना है इसका एक देश है और इंडो चाइना का एकमात्र ऐसा देश है जो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाओस एकमात्र ऐसा देश है इंडो चाइना का जो लैंडलॉक्ड है। और इसके बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो इसका बॉर्डर, इसकी जो बॉर्डर लगती है वियतनाम से लगती है, दूसरा थाईलैंड से लगती है, कंबोडिया से लगती है, इसके अलावा कुछ बॉर्डर म्यांमार से लगती है और चाइना से लगती है। तो ये कुछ इसके देश। इसका कैपिटल, इसका जो कैपिटल है उसका नाम है वियंटाइन एंड इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरे शब्दों में यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन है, वन पार्टी का रूल यहाँ पर चलता है। एंड जो प्रोमिनेंट रिलीजन यहाँ पर फॉलो किया जाता है वो है थेरावदा बुद्धिज्म। थेरावदा बुद्धिज्म यहाँ का प्रोमिनेंट रिलीजन है। इसका मतलब इस देश के ऊपर भी इंडिया का अच्छा खासा कल्चरल असर तो रहा है, क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया से अल्टीमेटली गया था तो यहाँ पर पहुंचा था। तो इस पर्टिकुलर देश में भी कल्चरल इंपैक्ट जो है इंडिया का हमको अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है। आगे, it is one of the world's few openly communist state. It is a one party state and the general secretary of the Lao People's Revolutionary Party holds ultimate power and authority over the state and the government. तो दुनिया में कुछ ही गिने चुने ऐसे देश बचे हैं जो जहां जो कम्युनिस्ट शासन के तहत में है और ओपनली जो है ये मानते हैं कि भाई हम लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से चल रहे हैं। उनमें से एक देश आपका लाओस भी है, एक आपका चाइना हो गया, एक इसके अलावा क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया। इस तरीके कुछ आपके गिने चुने देश हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आज की तारीख में चल रहे हैं एंड ओपनली ये कहते भी हैं कि हम लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। लाओस भी उसमें से एक है। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पार्टी का सिस्टम चलता है और इस पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, ये जो लाओस पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, इसका जो जनरल सेक्रेटरी है उसके पास में पूरे देश की अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी होती है, चाहे स्टेट की हो चाहे गवर्नमेंट की हो। जैसे भारत में अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वैसे वो टेक्निकली प्रेसिडेंट के पास में है, मगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है तो वो अल्टीमेट अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या कहानी है, लाओ की जो आपकी पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी है इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज करता है। गिनती के कुछ देश बचे हैं जो कम्युनिस्ट हैं, उनमें से ये आपका एक देश ये भी है। तो
ये पर्टिकुलर खबर हो गई अपनी। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये बोकियो प्रोविंस कहाँ पड़ता है। बोकियो जो क्षेत्र है, न्यूज में काफी बना हुआ था, रिसेंटली खबरों में है, तो ये कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा लाओस में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, लाओस कहाँ पर है? तो ये लाओस इंडो चाइना का पार्ट है। तीसरा, लाओस इंडो चाइना में आपका लैंडलॉक्ड है या फिर इसका किसी पर्टिकुलर सी के साथ में बॉर्डर लगता है? तो जवाब हो जाएगा लैंडलॉक्ड है। कौन कौन से देशों के साथ में इसकी बॉर्डर लगते हैं वो अपन ने देख लिया। वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये कुछ आपके म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया, ये कुछ आपके देश हैं जिनके साथ में इसकी बॉर्डर लगती है। और इसके अलावा इसका जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? वियंटियान। वियंटियान इसके कैपिटल का नाम है। और यहाँ पे प्रोमिनेंट रिलीजन जो माना जाता है वो है थेरावदा बुद्धिज्म। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर एमसीक्यूज लाओस से बनाए जा सकते हैं। और क्यों बनाए जा सकते हैं? वजह है, ये 47 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया था जो यहाँ के स्कैम सेंटर से, इसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में है। और इसके चलते ये भी बात चर्चा में है कि जब भी हिंदुस्तानी बाहर जाएं कहीं काम करने के लिए तो उनको अपने सेक्रेटरिएट जो है वहाँ के, जो भी उनके भारत के जो दूतावास है उनके साथ में कांटेक्ट करना चाहिए एंड बता कर जाना चाहिए, किसी को पूरा क्रॉस वेरीफाई कर कर जाना चाहिए ताकि इस तरीके के फ्रॉड्स वगैरह ना हो सके। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार यह है कि हरियाणा में जो इलेक्शंस होने थे उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा करी है कि हरियाणा में जो वोट डलने थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए विधानसभा के चुनाव में, पहले वो डलना थे 1 अक्टूबर को, अब उसकी डेट चेंज करके 5 अक्टूबर कर दी गई है। एंड 1 अक्टूबर को जब वोटिंग होनी थी तब रिजल्ट जो है वो 4 अक्टूबर को आने वाला था। मगर अब क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो जो रिजल्ट है इसका वो 8 अक्टूबर को आएगा। 8 तारीख को इसके चुनाव के परिणामों की घोषणा की जाएगी। अब सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो पोस्टपोन किया है वोटिंग के डे को या पोलिंग के डे को, ये क्यों किया गया? इसका जवाब है विश्नोई कम्युनिटी की कुछ प्रथा या फिर कुछ परंपरा। थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। रीजन जो है वो एक सेंचुरीज ओल्ड फेस्टिवल है ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी में 300 से 400 सालों से एक प्रथा चली आ रही है। इनके गुरु हुए थे, बिश्नोई समाज जो है उसके फाउंडर थे जिनका नाम है गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर की स्मृति में हर साल हजारों बिश्नोई परिवार जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ हरियाणा में है, कुछ पंजाब में है, कुछ दिल्ली के इलाके में, कोई कहीं रहता है, मगर एक प्रथा है, एक परंपरा है कि बिश्नोई फैमिलीज जो हैं, बिश्नोई पंथ को मानने वाले, वो राजस्थान में आते हैं एंड यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर की स्मृति में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, एक फेयर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब इस साल ये जो फेस्टिवल है इसकी तारीख पड़ रही है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को ये फेस्टिवल होना है राजस्थान में एंड ये जो पूरा का पूरा वोटिंग है 1 अक्टूबर को हो जाएगी। तो 1 अक्टूबर से फिर 2 अक्टूबर में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हजारों परिवार जो हैं वो जो खास तौर पे हरियाणा में रहते हैं वो राजस्थान में पहुंच सके जहां पर ये पूरा पूरा का पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब इससे दो चीजें होंगी, या तो आदमी वोट देगा और उसके बाद में अपना जो ये फेस्टिवल है वो अटेंड नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि वो वोट देने नहीं आएगा और जो भी फिर उसका पहले से आपका प्लान प्रोग्राम था उसके अनुसार वो राजस्थान पहुंच जाएगा और यहाँ पर फिर वो अपना फेस्टिवल अटेंड करेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि बिश्नोई समाज की काफी अच्छी खासी आबादी जो है वो हरियाणा में रहती है, अगर ऐसा होता है और काफी बड़ी मात्रा में लोग अगर वोट करने नहीं आते हैं तो इससे वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक मात्रा में कम हो जाएगा। तो इसलिए समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब किया यह है कि पोलिंग जो है वो 1 तारीख से बढ़ाकर 5 तारीख को कर दी गई है। अब 2 तारीख को फेस्टिवल मना लिया गया, 3 तारीख या 4 तारीख को भी सामने वाला जो है अगर निकलता है तो फिर 5 तारीख को पॉसिबल है कि वो आकर अपना वोट डाल सकता है। और इस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज कम होने की संभावना थी या फिर वोट डालने के चक्कर में फेस्टिवल काफी लोग अटेंड नहीं कर पाते उसकी जो संभावना थी, उन सारी संभावनाओं को टाल दिया गया। तो इस तरीके से काफी थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज जो हरियाणा में रिसाइड करती हैं वो ना सिर्फ अपना फेस्टिवल भी अटेंड कर पाएंगी, साथ ही साथ वो वोट भी डाल सकती हैं। इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया। अब ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे पहली बार जो है एक इलेक्शन की पोलिंग डेट जो है उसको पोस्टपोन किया हो। इसके पहले भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस के चलते पोलिंग की जो डेट्स है उनको पोस्टपोन किया जाता रहा है। तो ये कोई बहुत यूनिक खबर नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब इसमें एक गुरु का जिक्र आ रहा है जिनका नाम है गुरु जम्बेश्वर। तो इनके बारे में अब यहां से जानना अपने लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि
इनके स्मृति में जो ये पूरा प्रैक्टिस है समाज का, इसके चलते इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट्स को आगे बढ़ा दिया। तो ये तो किसी काम की न्यूज है नहीं कि इलेक्शन की डेट आगे बढ़ गई, एक की जगह 4 तारीख को या 5 तारीख को वोट पड़ रहे हैं और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, चार चार तारीख की जगह, ये तो कोई पूछने नहीं वाला। मगर जिनके चलते हुआ है, जिस प्रैक्टिस के चलते हुआ है, और वो प्रैक्टिस फिर जिन गुरु के साथ में जाके जुड़ती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से आर्ट्स एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए अब अपन लोग गुरु जंबेश्वर कौन थे थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं। ये न्यूज अभी तक अपने काम की नहीं है कि इलेक्शन की जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई है, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। मगर जिनके चलते की गई है गुरु जंबेश्वर, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चले देखते हैं, गुरु जंबेश्वर के बारे में डिस्कस करते हैं। गुरु जंबेश्वर ऑल्सो known as Guru Jamboji 1451 to 1536 was the founder of Bishnoi Panth, a Hindu subsect of Vaishnavism। तो गुरु जंबेश्वर कौन थे? इनको गुरु जंबोजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बिश्नोई समाज की या बिश्नोई पंथ की स्थापना करी थी। और बिश्नोई पंथ वैष्णविज्म का एक सबसेक्ट है, यानी कि ये भगवान विष्णु की पूजा अर्चना या आराधना करते हैं। अब ध्यान से देखिए, 1451 से लेके 1536 में ये हुए थे। तो इनका जो ये पूरा मूवमेंट था, ये भक्ति मूवमेंट का एक पार्ट है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनका ये जो आपका बिश्नोई पंथ की स्थापना इन्होंने करी थी और अपनी टीचिंग्स को प्रीच किया था, ये भक्ति मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा। तो गुरु जंबेश्वर भक्ति मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट संत के तौर पर भी याद रखे जाते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया है? बिश्नोई पंथ की स्थापना करी थी। इनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव पड़ता है पीपासार, वहां पर एक राजपूत फैमिली थी, एक वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो फॉर 34 इयर्स की एज में फिर इन्होंने एक जगह पड़ती है समराथल डोरा, यहीं पर ये पूरा फेस्टिवल होने वाला है जिसमें ये फैमिलीज वगैरह जाएंगी। तो समराथल डोरा में इन्होंने फिर बिश्नोई सेक्ट या फिर बिश्नोई पंथ की स्थापना करी थी, और उसके बाद में फिर यहाँ से अपना जो टीचिंग्स हैं उसको प्रीच करना शुरू किया था। His teachings were in the poetic form known as Sabadwani. The sect was founded after the big drought in Rajasthan in 1485. तो ये टीचिंग्स जो इनकी जो टीचिंग्स हैं, इन्होंने जो भी अपना प्रीच किया है, जनरली ये पोएटिक फॉर्म्स में अपनी टीचिंग को प्रीच करते थे। एक तो ये होता है कि आप किसी को प्रवचन दे रहे हैं, दूसरा यह है कि आपने कोई इस तरीके का कुछ लिख दिया, आपने कोई दोहा लिख दिया, कोई शब्द लिख दिया, इस तरीके की चीजें जिसको गाया जा सकता है, जिसको सुनाया जा सकता है, जिसमें रिदम है, जिसमें म्यूजिक ऐड किया जा सकता है। तो उसी तरीके से पोएटिक फॉर्म्स में इन्होंने भी टीचिंग अपनी प्रीच करी है, और इनकी जो सारी टीचिंग्स हैं पोएटिक फॉर्म्स में, उनका कलेक्शन जो है उसको शब्दवाणी बोला जाता है। एंड बिश्नोई जो सेक्ट है, इसकी स्थापना की में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है। 1485 में राजस्थान में एक बहुत जबरदस्त ड्रॉट आया था, मोस्ट प्रोबेबली शायद आपका मानसून फेल हो गया होगा। तो उसके बाद में फिर अब इस तरीके की परिस्थितियों में किस तरीके से रहा जाए, क्योंकि जो एक लाइफस्टाइल डेवलप हो गई थी, और जब ड्रॉट आया और फसल एकदम से ही खराब हो गई, काफी इश्यूज क्रिएट हो गए, तो वो जो लाइफस्टाइल है और जो परिस्थितियां क्रिएट हो गई, उनके बीच में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन गया था। तो अब कैसे जिया जाए, और जिस तरह से जी रहे हैं उससे धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इस तरीके के बहुत से इश्यूज जो हैं जनरल पब्लिक के बीच में क्रिएट हो गए थे। तो लोगों को इस तरीके की एक कंफ्यूजिंग टाइम से निकालने के लिए इन्होंने बिश्नोई समाज की, बिश्नोई पंथ की स्थापना इस 1485 में ड्रॉट के बाद में करी थी। अब इसमें उन्होंने 29 प्रिंसिपल्स कुल मिलाकर हाईलाइट किए थे। इस सेक्ट में उन्होंने बोला था कि ये 29 प्रिंसिपल्स या 29 ये जो आपके इंपॉर्टेंट पाथ, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इनका पालन करें और इनके अनुसार आप जिएंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें एक तो जानवरों की हत्या को पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित किया गया था, साथ ही साथ ये बोला गया था कि पेड़ों को बिल्कुल आपने काटना नहीं है, पेड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना है। खास तौर पे खेजड़ी ट्री एक ट्री होती है उस क्षेत्र में जहां पर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई थी। तो बिश्नोई पंथ की स्थापना जिस क्षेत्र में हुई थी, वहां पे खेजड़ी ट्री के नाम से एक ट्री होती है, इसको सेक्रेड माना जाता है बिश्नोइज्म, और खास तौर पे ये बोला जाता है कि भाई आप इसको जो है काट नहीं सकते, इसको आपने नहीं काटना है। तो खेजड़ी ट्री जो है इसको एक तो माना जाता है कि ये पायस है, इसको आप बिल्कुल जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जानवरों की हत्या नहीं करनी है, और पेड़ों को, इस खेजड़ी ट्री के अलावा भी जो दूसरे पेड़ हैं उनको नहीं काटना है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनसे बोला जाता है। कुल मिलाकर जो इनके 29 रूल्स हैं, उसमें से 8 जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने बायोडाइवर्सिटी किस तरह से प्रिजर्व करनी है, किस तरह से आपने अच्छी एनिमल हस्बेंड्री जो है, पशुपालन किस तरीके से आपने प्रमोट करना है। दूसरा, 7 जो आपकी गाइडलाइंस हैं वो बताते हैं कि आपका हेल्दी सोशल बिहेवियर
बिहेवियर कैसा होना चाहिए, 10 जो है वो आपकी पर्सनल हाइजीन और बेसिक गुड हेल्थ कैसे मेंटेन की जा सकती है उसके बारे में है, और 4 कमांडमेंट्स इस बारे में है कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना कैसे करनी है। अब ये जो 29 रूल्स हैं विष्णु इस कम्युनिटी के, जब आप इनको पढ़ते हो तो इससे आपको ये समझ में आता है कि सस्टेनेबल तरीके से जीने के किस तरह से जिया जाता है, उसकी तरफ इस समाज और इसकी टीचिंग्स जो है वो खास तौर पे एम्फेसिस करती हैं। हार्डली शायद कुछ ऐसे पंथ आपको देखने को मिलेंगे जो एम्फेसिस करके बोलते हैं आपकी जिंदगी के तरीके में ही इस तरीके से आपने जीना है कि बायोडाइवर्सिटी प्रिवेज आपका प्रिजर्व की जा सके, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो करी जा सके, और जानवरों को जो है अच्छे से अच्छे तरीके से रखा जा सके। सोशली आप किस तरह से स्वच्छता मेंटेन करें, अपना खुद का पर्सनल हाइजीन कैसे रखा जाए, इस तरीके की बातों के ऊपर अगर ये एम्फेसिस कर रहे हैं, और सिर्फ 4 कमांडमेंट आपकी भगवान की जो पूजा अर्चना है उसके बारे में है, तो उससे ये समझ में आता है कि सस्टेनेबल लिविंग जो है वो बिश्नोई समाज से सीखी जा सकती है, बिश्नोई समाज की टीचिंग्स वगैरह से सीखी जा सकती है। और ये सारी चीजें गुरु जम्बेश्वर ने प्रीच करी थी। इसी के चलते राजस्थान और उसके आसपास के इलाके में इनकी काफी ज्यादा फॉलोइंग है, और काफी ज्यादा फिर लोग उनके साथ में जुड़ते चले गए, और बिश्नोई समाज इतना ज्यादा कह सकते हैं उनकी जो है संख्या बढ़ती चली गई, और आज की तारीख में हजारों में जो है उनकी संख्या हमको देखने को मिलती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, हालांकि ये तो कोई नहीं पूछेगा बट फिर भी एक सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने एक बार अगर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर दी तो उसमें फिर कोई बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन डेट्स को प्रीपोन भी कर सकती है, पोस्टपोन भी कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे कोई एक वाजिब वजह होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन गुरु जम्बेश्वर के ऊपर पूछा, ये बिश्नोई समाज पे पूछा जा सकता है कि बिश्नोई कम्युनिटी जो है बेसिकली वो बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो कौन किसको मानती है, शैविज्म में के पाथ पर चलते हैं या वैष्णविज्म के पाथ पर चलते हैं? तो हमको याद रखना है बिश्नोई आपका जो पाथ है दैट इज अ सब सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। स्थापना किसने करी थी? गुरु जम्बेश्वर ने करी थी। एंड कब करी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1485 में एक ड्रॉट आया था उसके बाद में करी थी। ये भक्ति मूवमेंट के भी एक इंपॉर्टेंट सेंट माने जाते हैं। एंड बिश्नोई कम्युनिटी में किस ट्री को सेक्रेड माना जाता है? जवाब हो जाएगा खेजड़ी ट्री जो है इसको काफी ज्यादा सेक्रेड माना जाता है, और इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से काटने के ऊपर प्रतिबंध है। ये समाज जो है जानवरों की हत्या, पशु हत्या एंड पेड़ काटने के सख्त खिलाफ है। ये इनकी टीचिंग्स में बिल्कुल बैन है। कुल मिलाकर 29 टीचिंग्स जो है बिश्नोई समाज का जो पंथ है उसको गुरु जम्बेश्वर ने दी थी, जिसमें से 4 टीचिंग्स जो है वो ईश्वर की भक्ति के ऊपर फोकस करती हैं। बाकी प्रोमिनेंटली आपका अपना खुद का बिहेवियर, आपकी लिविंग किस तरह से होनी चाहिए ताकि आप प्रकृति के साथ में एकदम ईज में रह सकें, सस्टेनेबल लिविंग आपकी हो सके, इसके ऊपर इनका ज्यादा एम्फेसिस है। तो अगर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है तो इस पॉइंट को आप कोट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि बिश्नोई समाज से काफी कुछ इस बारे में सीखा जा सकता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें अपना और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ काम का नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार है, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स स्टार्टेड टेलीमेडिसिन सर्विसेज इन कोलकाता। As protest against Kolkata rape and murder of doctor at RG Kar Medical College and Hospital crossed 21 days, protesting resident doctors from medical colleges in the city started telemedicine facilities for patients. It has been named Abhaya टेलीमेडिसिन क्लिनिक आफ्टर द नेम गिवन टू द विक्टिम। मतलब ये कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जहां पर उस महिला डॉक्टर के साथ में रेप और उसका मर्डर हुआ था, उसके बाद में फिर काफी बड़े लेवल पर कलकत्ता में प्रोटेस्ट हुए, पूरे देश में डॉक्टर्स ने हड़तालें करी। अब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए महिला डॉक्टर्स की, या फिर इन जनरल अगर हम डॉक्टर्स की भी बात करें तो उनके प्रोटेक्शन के ऊपर अपने फोकस करना चाहिए। पूरे के पूरे ओवरऑल को लेकर जो है डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट है लगभग 21 दिनों से जारी है, 21 दिनों से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके चलते जाहिर सी बात है जो पेशेंट्स या मरीज हैं उनको दिक्कत हो रही थी। तो इस बात को समझते हुए इन प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन फैसिलिटी शुरू कर दी है। टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है कि आप टेलीफोन पर जो है डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सिम्टम्स बता सकते हैं और उसके बाद फिर वो वहीं से आपको पर्चा लिख देंगे, या फिर आप उनके साथ में वीडियो कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल पर फिर वो आपको देख लेंगे आपकी जो भी सिम्टम्स वगैरह हैं, और उसके बाद में फिर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देंगे।
इस तरीके से जो आपका इलाज किया जाता है, खास तौर पे जो रिमोट इलाकों में रहने वाले मरीज हैं जो बार बार फॉलो ऑन चेकअप के लिए नहीं आ सकते, उनके लिए टेलीमेडिसिन की व्यवस्था चालू की गई थी। तो उसी का इस्तेमाल कर कर ये प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ने कम से कम जो आउट गोइंग पेशेंट्स हैं, ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं, उनको देखना शुरू कर दिया है। अब ये जो पूरा टेलीमेडिसिन का सिस्टम चल रहा है, इसको अभया टेलीमेडिसिन क्लिनिक नाम दिया गया है। ये नाम जो डॉक्टर हैं, जो विक्टिम डॉक्टर हैं फीमेल, उनका नाम कुछ और था, बट उनको जैसे 2012 में दिल्ली का जो गैंगरेप का केस हुआ था उसमें उनको दामिनी बोला गया था, वो लेडी का एक्चुअल नाम कुछ और था। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो महिला डॉक्टर है, उनको एक्चुअल नाम कुछ और है, बट इनको यहाँ पर नाम दिया गया है अभया। तो उन्हीं के नाम पर अभया टेलीमेडिसिन क्लिनिक जो है वो शुरू किया गया है। अब ये जो खबर है, यहाँ से एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो अभया टेलीमेडिसिन क्लिनिक है वो किसको जो है डिवोट किया गया है, या फिर अभया टेलीमेडिसिन क्लिनिक जो है कहां पर चालू हुआ, कहां पर चल रहा है। तो जवाब हो जाएगा कोलकाता में चल रहा है, और ये जो विक्टिम डॉक्टर हैं उनकी मेमोरी में जो है शुरू किया गया है, उन्हीं को ये नाम दिया गया था। पहला तो ये क्वेश्चन। दूसरा, अगर मेंस में कहीं पर लिखने के लिए आता है तो टेलीमेडिसिन के एग्जांपल्स में आप इसको भी कोट कर सकते हैं कि डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करते वक्त भी इस बात को समझा कि भाई हमारी ड्यूटीज अल्टीमेटली पेशेंट्स के प्रति हैं, और पेशेंट्स जो है उनको नुकसान, उनको किसी तरीके से असुविधा ना हो, नुकसान ना हो किसी तरीके का, इसके लिए उन्होंने ये टेलीमेडिसिन की व्यवस्था जो है अपने प्रोटेस्ट के साथ में भी शुरू कर दी। तो उसको भी कोट किया जा सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये भी आपके आंसर को जो है आंसर में एक अच्छी हाईलाइट के तौर पर निकल कर आएगा, तो इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन सीधा सीधा एमसीक्यू में अभया टेलीमेडिसिन क्लिनिक के ऊपर बनता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इससे ज्यादा इस न्यूज में अपने काम का और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। इस न्यूज में हम लोग बातचीत करेंगे 2G इथेनॉल के बारे में। काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, हाई चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ना सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर सवाल आ सकता है, इसके अलावा जितने दूसरे एग्जामिनेशंस होते हैं यूपीएससी के उसमें भी, एंड दूसरे भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें भी ये न्यूज आ सकती है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं ऐसे। सबसे पहला तो ये जो 2G इथेनॉल है, इसका मतलब क्या है? 2G or second generation bioethanol is ethanol that is produced from rice straw as opposed to conventional source of sugar cane। तो 2G इथेनॉल का जो फुल फॉर्म है वो है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल एक तरीके का बायो इथेनॉल होता है जिसको चावल की जब खेती होती है तो उसके बाद चावल की जो भूसी निकलती है, चावल का जो उसके ऊपर का जो कवर है, पूरा का जो पूरा फसल है, उसमें से मेन ग्रेन के अलावा जो उसका लेफ्ट ओवर बचता है उसको बोला जाता है राइस स्ट्रॉ। तो ये जो राइस स्ट्रॉ बचता है चावल की खेती के बाद में, उससे जो बायो इथेनॉल बनाया जाता है, इसको 2G इथेनॉल या फिर सेकेंड जनरेशन बायो इथेनॉल बोला जाता है। एंड जनरली जो आपका नॉर्मल इथेनॉल होता है वो बनाया जाता है शुगर केन से। शुगर केन या फिर मोलासिस भी इसको कहते हैं, उससे जो है इथेनॉल बनाया जाता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि शुगर केन बहुत बड़ी मात्रा में इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो प्राइमरी इस्तेमाल होता है भारत में वो होता है शक्कर बनाने के लिए। प्लस शुगर केन एक बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो अगर बायो इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन उगाना शुरू कर दिया गया तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपका पानी लगेगा। एंड उतना पानी अगर हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अंडरग्राउंड वाटर की पूरी साइकिल हमारी तहस नहस होकर रह जाएगी। तो उससे बचने के लिए अल्टरनेटिव के तौर पर कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ठीक ठाक मात्रा में भारत में अवेलेबल है जिनसे इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो उसके बाद जो है ये आपका 2G इथेनॉल निकल कर आया। इसमें फिर ये बोला गया कि साहब भारत जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है राइस का स्ट्रॉ या चावल की भूसी बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है, उसका इस्तेमाल कर कर अपन जो है इथेनॉल बना सकते हैं। कोई क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया क्वालिटी का निकल कर आता है, मगर सेपरेट करने के लिए शुगर केन से जो बनता है उससे सेपरेट करने के लिए इसको 2G इथेनॉल या फिर सेकंड जनरेशन इथेनॉल बोला जाता है। तो इसको अपने को याद रखना है 2G इथेनॉल क्या होता है। अब ये खबरों में क्यों है वो देखते हैं। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि सेंटर ने रिसेंटली अपनी जो एक नई पॉलिसी निकाली है जिसका नाम है बायो E3 पॉलिसी।
अब ये जो बायो E3 पॉलिसी है, इसमें ये बोला गया है कि बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भारत में अब ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा, या फिर यूं बोलूं कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, भारत अब ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर फोकस करेगा। तो इस पर्टिकुलर जब से ये बायो E3 पॉलिसी आपकी केंद्र सरकार ने निकाली है, उसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सोच विचार कर रहा है कि कुछ एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज जो है भारत में लगाई जाएं। इन एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की मदद से इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकेगा, और ये इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाकर प्रोमिनेंटली ये लोग 2G इथेनॉल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इसलिए 2G इथेनॉल खबरों में आ गया है। बात को समझिएगा, हुआ क्या है, केंद्र सरकार ने रिसेंटली ये बोला है कि हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है बायो E3 पॉलिसी। अब हम इससे करेंगे क्या, इससे करेंगे ये कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, और उस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भारत में जो एक पर्टिकुलर चीज जो अच्छी खासी मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है वो है इथेनॉल, और उसका और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब उस इथेनॉल के प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर चीज जिसका इस्तेमाल होता है वो है एंजाइम्स। क्या इसका इस्तेमाल होता है वो भी बताऊंगा, मगर इथेनॉल के प्रोडक्शन में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स जनरली हम लोग बाहर से मंगाते हैं। तो अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी, एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सोच रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगवाया जाए। जितनी ज्यादा मात्रा में एंजाइम बनेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि ये एंजाइम्स का इस्तेमाल करके 2G इथेनॉल जो है वो बनाया जाएगा, ना कि शुगर केन या मोलासेस से बनाया जाने वाला इथेनॉल बनाया जाएगा। इसके चलते 2G इथेनॉल न्यूज में आ गया। अब ये एंजाइम आखिर किस तरीके से आपको ये बायो इथेनॉल मैन्युफैक्चर कर, ये 2G इथेनॉल मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है वो देखता है। होता यह है कि ये जो चावल की भूसी या राइस स्ट्रॉ जो भी आपने लिया है, इसका आप पहले बायोमास बनाते हैं, पानी मिला के उसमें और भी चीजें मिला मिलू के इसका एक पूरा बायोमास बना के तैयार किया जाता है। ये बायोमास बनाने के बाद में फिर इसमें एंजाइम्स को छोड़ दिया जाता है, जिन एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाने की बात हो रही है। अब एक बार जब ये एंजाइम्स इस बायोमास में छोड़ दिए जाते हैं तो फिर इस बायोमास को खाना शुरू करते हैं, इसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, और इसके नतीजे में जो रिजल्ट या जो आपका प्रोडक्ट निकल कर तैयार होता है वो है फ्री शुगर। ठीक है जी, समझिएगा इस बात को। राइस स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ को कन्वर्ट किया गया है बायोमास में, पानी और बाकी सारी चीजें मिलाकर इस बायोमास में फिर डाल दिए जाते हैं एंजाइम्स, जिनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिनके प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, और इनको डालने के बाद इस बायोमास में से निकल कर आती है फ्री शुगर। ये जो फ्री शुगर है अल्टीमेटली उसके बाद में फिर इसका फर्मेंटेशन होता है, और ये फर्मेंटेट होके इथेनॉल में, या यूं बोलूं कि आपका 2G इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो है पूरी की पूरी प्रोसेस है। एंजाइम्स बायोमास डाइजेस्ट करते हैं, फ्री शुगर में कन्वर्ट करते हैं, और ये फ्री शुगर जो है अल्टीमेटली इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है, तब फिर आपको बायो इथेनॉल या फिर इथेनॉल जो है वो देखने के लिए मिलता है। और इस इथेनॉल का इस्तेमाल कर फिर आप पेट्रोल के अल्टरनेटिव में इसका इस्तेमाल कर अपने वाहन वगैरह चला सकते हो, और भी इथेनॉल के जो दूसरे इस्तेमाल होते हैं वहां पर इस इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है ये पूरे के पूरे आपके एंजाइम के प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब ये 2022 में जो है सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने तरीके का एक पहला जो है 2G इथेनॉल प्रोडक्शन का प्लांट पानीपत में लगाया था, और ये चावल के स्टबल का, चावल की भूसी का या राइस स्टबल का इस्तेमाल कर इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है। अब क्योंकि यहां पे अपने को समझ में आ गया कि ये जो एंजाइम है इसके बिना इथेनॉल प्रोडक्शन हो नहीं सकता, ये सबसे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है। प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक ये जो एंजाइम्स है इनको इंपोर्ट किया जा रहा है। अब इंपोर्ट करके लाने में और खरीद इनका जो भी कॉस्ट वगैरह होता है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। इसके चलते हो ये रहा है कि जो इथेनॉल अल्टीमेटली मार्केट में आ रहा है उसका प्राइस भी ठीक ठाक मात्रा में, अभी ठीक ठाक अमाउंट में है। हालांकि जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है इथेनॉल उससे काफी कम पे बिकता है, बट फिर भी उसका ठीक ठाक एक कॉस्ट होता है, 50-60 रुपए लीटर से कम वो भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये एंजाइम्स जो है आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब इनका ख्याल यह है कि अगर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी तो इथेनॉल का प्राइस लगभग 1/3 कम हो जाएगा, 1/3 के करीब जो है इसका प्राइस गिर जाएगा। यानी कि अगर अभी 60 रुपए का बिक रहा है तो लीटर, तो ऐसी कंडीशन में फिर सिर्फ 20 रुपए का जो है आपको 1 लीटर इथेनॉल देखने के लिए मिलेगा। अब अगर ये हो गया तो इसके चलते क्रांति आ जाएगी भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह के में, और इससे एक फायदा ये भी होगा कि पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट करने में भी हमको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अभी की पॉलिसी ये कहती है कि 20% तक तो आप पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करो और उसके बाद में उसको बेचो। तो इसके चलते अच्छी खासी मात्रा में इथेनॉल जो है उसकी डिमांड बन रही है। तो ये
ये ब्लेंडिंग का भी अगर हम लोग परसेंटेज बढ़ाएं तो उसमें भी इथेनॉल का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ब्लेंडिंग ना करके हम ये बोलें कि पूरा पूरा हम 100% इथेनॉल पे गाड़ी चलाएंगे, उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इथेनॉल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इधर वे ये जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स आपको इसके लिए मास प्रोड्यूस करना पड़ेंगे और वो भारत में ही मास प्रोड्यूस करना पड़ेंगे। और इसके अगर मास प्रोडक्शन के चलते 1/3 के करीब अगर कीमत कम होती है भारत में इथेनॉल की, तो अब अभी अगर 60 रुपए में बिक रहा है और अगर 20 रुपए में बिकना शुरू हो गया तो बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर जो है हम लोग फिर अपने देश में पूरा अपना ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, आपका जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और इसके लिए ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। अब इस पूरी चीज में अल्टीमेटली जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो है आपका 2G इथेनॉल। और वो 2G इथेनॉल इसलिए आपका अच्छा खासा न्यूज में बना हुआ है, खबरों में ये आ चुका है। तो ये जो है अपनी खबर है, ये अपनी न्यूज है। अब यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो 2G इथेनॉल होता है वो क्या है, तो इसका अपने को याद रखना है, अगर शुगर केन के अलावा या मोलासेस के अलावा किसी और चीज से, प्राइमरीली राइस स्ट्रॉ से, अगर आप राइस स्ट्रॉ के अलावा दूसरी भी चीजों का इस्तेमाल हो सकता है बट प्राइमरीली अगर आप राइस स्ट्रॉ की मदद से अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हो, या सिंपल सी बात की मोलासेस या शुगर केन के अलावा आप किसी और चीज की मदद से इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो सेकंड जनरेशन या 2G इथेनॉल कहलाता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बायो ई3 पॉलिसी क्या है, तो बायो ई3 पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें यह बोला गया है कि बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजीज हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मास प्रोडक्शन में उनका इस्तेमाल कर उनका इस्तेमाल किया जाएगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरी चीज कि आपका जो इथेनॉल है वो कैसे बनता है, या 2G इथेनॉल कैसे बनता है, या 2G इथेनॉल बनाने में सबसे प्रोमिनेंटली जो क्रिटिकल चीज है वो क्या है, इसका जवाब हो जाएगा कुछ एंजाइम्स। और वो कैसे हैं, क्योंकि वो बायोमास जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको ये एंजाइम्स डाइजेस्ट करके फ्री शुगर बनाते हैं, और ये फ्री शुगर जो है अल्टीमेटली फिर फर्मेंट होकर इथेनॉल के रूप में आपको देखने को मिलती है, इसलिए काम किया। लास्टली 2G का जो ये आपका 2G इथेनॉल जो है इसका पहला प्लांट किसने लगाया था और कहां लगाया था, तो 2G इथेनॉल प्रोडक्शन का पहला प्लांट पानीपत में लगा था और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसको लगाया था। काफी सक्सेसफुल रहा है एंड धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी इसके प्लांट्स वगैरह आप खोले जा रहे हैं, और इंडियन ऑयल जो है इसके प्रोडक्शन पे अभी काफी ज्यादा इंफोसिस कर रहा है। आज की तारीख में एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, आज की तारीख में इथेनॉल ब्लेंडिंग कितने % तक भारत में की जा रही है, जवाब हो जाएगा 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। यानी कि अगर आप 1 लीटर अगर आप पेट्रोल लेते हो तो उसमें 20% के करीब इथेनॉल जो है, 1 लीटर का 20% जो है उसमें 200 ml के आसपास उसमें ये मिलाया जा रहा है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, ये अपने को याद रखना है। ये एक हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है, ना सिर्फ यूपीएससी, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं उन सबके लिए। तो ये न्यूज अपने को अच्छे से पढ़नी है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार है साउथ चाइना सी से। जैसा कि आपको पता ही है कि साउथ चाइना सी का पूरा इलाका डिस्प्यूटेड है। चाइना ये कहता है कि भाई पूरा जो साउथ चाइना सी है वो हमारा है, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। मगर इसी क्षेत्र में जो दूसरे देश हैं, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ब्रुनेई हो गया, ये लोग भी अपने अपने दावे साउथ चाइना सी के ऊपर जताते हैं, और सबका अपना अपना क्लेम है कि भाई हमारे तट से लेके इतने रीजन तक की साउथ चाइना सी का इलाका हमारा है। बाकी बोलते हैं इतने रीजन, इतने पॉइंट से लेके इतने पॉइंट तक का हमारा है, और चाइना बोलता है कि पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है वो हमारा इलाका है। इससे होता यह है कि इन सारे देशों के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ विवाद होते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में रिसेंट जो डिस्प्यूट है वो यह है कि चाइना और फिलीपींस दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप ये लगाया है कि इन्होंने जो है जानबूझकर अपने जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं वो भिड़ा दिए। मतलब चाइना वाला ये कह रहा है कि हमारे कोस्ट गार्ड शिप में फिलीपींस का जो कोस्ट गार्ड का शिप है वो आके जानबूझ के टकरा गया, और फिलीपींस वाले ये बोल रहे हैं कि हमारे कोस्ट गार्ड शिप में चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप जानबूझकर आकर जो है भिड़ गया, उसने जानबूझकर आकर टक्कर मार दी। इस तरीके के आरोप दोनों लगा रहे हैं, और दोनों का कहना यह है कि एक छोटा सा शोआल है साउथ चाइना सी में जिसको लेकर भी डिस्प्यूट बना हुआ है, वहां पर यह घटना घटी है कि दोनों का जो इल्जाम है कि एक दूसरे के जहाजों में आकर इन्होंने टक्कर मार दी कोस्ट गार्ड के। यह एक पर्टिकुलर शोआल है साउथ चाइना सी में जिसका नाम है सबीना शोआल, वहां उसके पास में ये घटना घटी है। तो ये तो जो है आपका समाचार हो गया। अब ये समाचार अपने लिए सच किसी काम का नहीं है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर ये झड़पें चलती रहती हैं। मगर यहाँ पर एक
शब्द आया है जिसका नाम है शोवाल, और एक जगह का नाम आया है जिसका नाम है सबीना शोवाल। तो दो चीजें अपने काम की बनती हैं, पहला तो ये पता करना कि ये शोवाल क्या होता है, और दूसरा ये ध्यान रखना कि सबीना शोवाल जो है वो साउथ चाइना सी में एक छोटा सा शोवाल है। शोवाल क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर ये साउथ चाइना सी का पार्ट है, इसको लेकर डिस्प्यूट है, और यहाँ पर चाइना और फिलीपींस की आपस में एक रिसेंटली झड़प हुई थी। तो पहले ये देख लेते हैं शोवाल क्या चीज है। A shoal is a raised area of sand, mud, silt or gravel that is submerged in water and can be dangerous to ships. shoal यानी कि एक थोड़ा सा रेस इलाका है, समुद्र में या सी में कहीं पर भी अगर कहीं मिट्टी, सिल्ट या इस तरीके की चीजें अगर इकट्ठी हो जाएं अच्छी खासी मात्रा में, वो काफी गहराई तक जो है डिपॉजिट हो जाए और उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको वाटर के ऊपर देखने को मिले, तो इसको जनरली शोवाल बोला जाता है, और ये शिप्स के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। जाहिर सी बात है, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी एक ओपन सी है और इसमें आप जो है जहाज एक लेकर जा रहे हैं। अब आपको दूर से एक पतली सी जो है लाइन देखने को मिलती है रेत की। अब आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी रेत शायद ऊपर कहीं पे पानी पे इकट्ठा हो गई होगी और तैर रही होगी, और पता अब अगर सपोज कर लेते हैं कि ये एक शवाल है, तो ऊपर से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है रेत वगैरह इकट्ठी हो गई है और इसको तो अपन तोड़ते हुए निकल जाएंगे, मगर ये जो है इसमें जो डिपोजिशन है वो काफी गहराई तक होता है। अब ऐसे में ऊपर से ये बहुत ज्यादा आपको हार्मलेस लग रहा होता है, मगर जब आप इसके पास जाके इसको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो क्योंकि डिपोजिशन यहाँ पर काफी ज्यादा गहराई तक हो रखा है, काफी ज्यादा गहराई तक यहाँ पे डिपोजिशन है, जो भी आपका सिल्ट हो गई, सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, उसका डिपोजिशन काफी गहराई तक है, तो जब वो शिप से टकराएगा तो वो शिप को ना सिर्फ तोड़ सकता है, डैमेज कर सकता है, बट उसको डुबा भी सकता है। तो शवाल का मतलब क्या है? शवाल का मतलब एक रेज्ड एरिया है, आपका सैंड के चलते, सिल्ट के चलते, मिट्टी के चलते, छोटे छोटे पत्थरों के चलते, किसी भी चीज के चलते अगर समुद्र में, ओपन सी में कहीं पर एक छोटा सा रेज्ड एरिया आपको देखने को मिल रहा है जो ऊपर से ऐसा लगता है कि बहुत हार्मलेस है, मगर काफी ज्यादा गहराई तक उसमें डिपोजिशन हुआ होता है, एंड जिसके चलते वो शिप्स वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है, इसको शवाल बोला जाता है। फोटोग्राफ दिखाता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, अब जैसे यहां पर ये जो सैंड है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ नहीं होगी, इसको तोड़ते हुए आगे जाया जा सकता है, मगर जब इसको देखा जाता है नीचे तो पता चलता है कि काफी ज्यादा डेप्थ में जो है ये डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है सैंड वगैरह का, तो ये जो है एक शवाल कहलाता है, इसको फिर हम लोग शवाल कहते हैं। अब शोआल जो है जनरली इनमें दो बातें देखने को मिलती हैं, एक तो ये काफी ज्यादा लंबे होते हैं, अभी जैसा अपन ने फोटोग्राफ में देखा कि काफी लंबा है, प्लस ये बहुत ज्यादा नैरो होते हैं, बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होते, बहुत वाइडनेस देखने को नहीं मिलती है। लेंथ अच्छी खासी है, मगर विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। एंड बनते कैसे हैं? जब भी कहीं पर सेडिमेंट या फिर ग्रैनुअल मटेरियल कहीं पर इकट्ठा होता चला जाता है, जिसके चलते पानी वहां पर अगर शैलो हो गया, उथला होता चला गया और डिपोजिशनल एक्टिविटी बढ़ती चली गई, तो इसके चलते फिर वहां पर ये शवाल जो है बनकर तैयार होता है। एंड वेव्स वगैरह के मूवमेंट के चलते ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा निकल कर आता है कि लेंथ इसकी अच्छी खासी रहती है, डेप्थ इसकी जो है ठीक ठाक रहती है, मगर विड्थ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। एक बार फिर देख लेते हैं फोटोग्राफ में। ये देखिए, लेंथ अच्छी खासी है, विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है, देखें विड्थ बहुत ज्यादा विड्थ नहीं है, एंड डेप्थ जो है वो अच्छी खासी होती है। क्यों बन गया ये? यहाँ पे डिपोजिशनल एक्टिविटीज वगैरह हुई होंगी, इसके चलते पानी पहले उथला हो गया। सबसे पहले क्या हुआ? वो रेत जाके नीचे जमा होना शुरू हुई होगी पानी में, उसके चलते पानी उथला होता चला गया या और ज्यादा इकट्ठा होती चली गई, होते 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 अल्टीमेटली इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। तो ये जो है इसको शवाल बोला जाता है। अब यहां से दो तीन क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला तो ये सबीना शवाल जो हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ है वो कहां पर है? जवाब हो जाएगा साउथ चाइना सी में एक डिस्प्यूटेड शवाल है। और शवाल क्या होता है? तो शवाल आपका कहीं पर भी ओपन सी या समुद्र में कहीं पर अगर सेडिमेंट्स वगैरह के डिपोजिशन के चलते एक लंबा सा स्ट्रक्चर अगर कहीं पर डेवलप होता है जो उसकी लेंथ की अपेक्षा उतना ज्यादा वाइड नहीं है, नैरो बहुत ज्यादा है मगर लेंथ में अच्छा खासा है, जिसमें काफी आपको डीप तक जो है डिपोजिशन देखने को मिलता है, और जो आपका जो शिप्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे आपके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कहीं पे ओपन सी में या समुद्र में, उनको शवाल बोला जाता है। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स का, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
अगला समाचार यह है कि ब्राजील ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोला जाता था, इसको अपने देश में ब्लॉक करवा दिया। और ये ब्लॉक इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके सस्पेंशन के ऑर्डर दिए थे। अब उसकी जो भी वजह हो, केस वगैरह चल रहा था फ्री स्पीच को लेकर और काफी सारे वाद विवाद थे, तो इन सबको लेकर अल्टीमेटली ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भाई आप जो है ट्विटर, जिसको आज की तारीख में एक्स बोला जाता है, इसको ब्राजील में ब्लॉक करिए। और उसके बाद से इस वेबसाइट को ब्राजील में बंद कर दिया गया। अब इसको लेकर इलॉन मस्क ने काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एंड वहां के राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, कि ये लोग डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहते हैं, फ्री स्पीच को दबा रहे हैं और इस तरीके की बाकी भी बातें। बट अल्टीमेटली ये ब्लॉक हो गया है। अब अपने काम का यहाँ पर एक ही है, जनरली जो रेलवे या इस तरीके के दूसरे वन डे एग्जामिनेशन है उसमें ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स है, जिसको ट्विटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको किस देश में ब्लॉक किया गया है, किस देश में इसको ब्लॉक करने के आदेश दिए गए। जवाब हो जाएगा ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर इसको ब्लॉक करने के आदेश दिए गए। बस ये यही क्वेश्चन यहां से बनता है और इससे ज्यादा ये न्यूज अपने काम की नहीं है। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब अगला समाचार पेरिस में जो भी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें से है। समाचार यह है कि इंडिया की रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट जो महिलाओं का था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी के साथ ओवरऑल भारत ने अभी तक पेरिस के पैरा ओलंपिक्स में 5 मेडल जीत लिए हैं और शूटिंग में ये हमारा चौथा मेडल है। तो रुबीना फ्रांसिस की मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, ये देखिए, ये रुबीना फ्रांसिस हैं। इन्होंने भारत के लिए शूटिंग में चौथा मेडल जीता है। अच्छा, जैसे पैरा ओलंपिक्स के पहले जब पेरिस में भी ओलंपिक्स हुए थे उसमें मनु भाकर ने भी 10 मीटर का जो इवेंट था शूटिंग का, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मगर उस इवेंट में और इस इवेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट। तो ये SH1 इवेंट क्या है ये जानना भी अपने लिए जरूरी है। SH1 इवेंट देख लेते हैं। SH1 class, it is in it athletes are able to hold their gun without difficulty and shoot from standing or sitting position in a wheelchair or chair। तो SH1 क्लास में जो 10 मीटर की आपका पिस्टल का जो ये होता है, इसमें किया ये जाता है कि आपका जो एथलीट है वो अपने गन को आराम से होल्ड कर सके, उसको होल्ड करने में कोई परेशानी या समस्या या कोई स्ट्रेस ना आ रहा हो, पहले तो इसको देखा जाता है। उसके बाद अगर वो खड़ा होके शूट नहीं कर सकता तो फिर वो बैठ के भी शूट कर सकता है। जनरली जो नॉर्मल आपके ओलंपिक्स होते हैं उसमें तो आपने खड़े होकर शूट करना होता है, मगर यहां पर ये एक सुविधा दी जाती है कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कंफर्टेबली अपना गन के साथ में शूट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बैठकर भी कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपका जो एथलीट है उसको चलने में प्रॉब्लम है, अगर वो चल नहीं सकता, अनेबल है, तो इन दैट कंडीशन आप व्हील चेयर में बैठ के भी कर सकते हो, या फिर आप चेयर पे भी बैठकर अगर करना चाहो, व्हील चेयर में अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। तो SH1 इवेंट में जो है 10 मीटर की एयर राइफल पिस्टल में ये आपको एक थोड़ा सा सहूलियत दी जाती है ताकि जो आपके दिव्यांग जन है वो भी इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके और अपना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन दे सके। अब ये जो न्यूज है यहां से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो ये कि रुबीना फ्रांसिस के ऊपर पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से इवेंट में मेडल जीता है, कौन से और कौन सा मेडल जीता है। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है, रुबीना फ्रांसिस ने एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 में, और दूसरा पेरिस में जो पैरालंपिक्स चल रहे हैं उसमें जीता है। दूसरा, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है मगर ये पूछा जा सकता है कि रुबीना फ्रांसिस ने जो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट जीता है, इसमें SH1 का क्या मतलब है। ये जनरली अगर आया तो UPSC में ही आएगा, इसके अलावा शायद नहीं पूछा जाए। तो SH1 में क्या किया जाता है, सामने वाला या तो खड़ा होकर या बैठ के निशाना लगा सकता है और उसको बैठने के लिए या तो व्हील चेयर या फिर चेयर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगला समाचार यह है कि आपका जो अभी कप चल रहा था डुरंट कप, उसके फाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC करके एक क्लब है, उन्होंने मोहन बागान को 4-3 से हराकर एक टाई ब्रेकर मुकाबले में कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डुरंट कप जो है इस साल का जीत लिया है। एंड इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जो है वो इस साल के डुरंट कप के विजेता बन गए। अब दो बातें यहाँ पे देखने वाली हैं। डुरंट कप एशिया का सबसे ओल्डेस्ट
फुटबॉल टूर्नामेंट है एंड मोहन बागान जो है वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। ये अपने को याद रखना है। डूरंट क्लब को इंडियन आर्मी ने जो है शुरू करवाया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसने कहीं ना कहीं फुटबॉल को भारत के कम से कम ईस्टर्न एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में फेमस करने में अपना एक अच्छा योगदान निभाया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि डूरंट कप इस साल का किसने जीता है? जवाब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है इस साल का डूरंट कप जीता। दूसरा ये कि डूरंट कप जो है वो एशिया का या फिर दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल इवेंट है, तो जवाब हो जाएगा एशिया का ओल्डेस्ट है, दुनिया का शायद सेकंड ओल्डेस्ट है। एंड लास्टली कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा मोहन बागान जो है एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। तो ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर तैयार होते हैं। स्पोर्ट्स में खासतौर पे रेलवे और इस तरीके के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 2 सितंबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।